तो आज डिस्कस करना था मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो पहले तो इसमें ये देखते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल एक्सेस है या मीडिया एक्सेस है। तो दोनों टर्म को पहले मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये होता है क्या, मल्टीपल एक्सेस और मीडिया एक्सेस। देखो इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये बेसिकली मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है जिसमें ये काम करते हैं। मैं दोनों में मतलब समझाता हूँ। मल्टीपल एक्सेस implies that many computers are attempting to transmit data। मल्टीपल एक्सेस का मतलब मल्टीपल रिसोर्सेस के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, क्या डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, मतलब मल्टीपल एक्सेस। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेस थ्रू मैनी कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट डेटा, तो वही बात लिखी है कि मल्टीपल एक्सेस इम्प्लाइड दैट मैनी कंप्यूटर्स आर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट डेटा। अब देखो मीडिया एक्सेस, तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है या जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है उसके एक्सेस को कंट्रोल करना है ना। तो देखिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज अ नेटवर्क डेटा ट्रांसफर पॉलिसी दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क केबल। मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, एक नेटवर्क डेटा ट्रांसफर पॉलिसी है जो ये डिटरमाइन करती है कि हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क केबल। तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो ट्रांसमिट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, और मीडिया एक्सेस का मतलब कि हाउ चैनल कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। अब देखिए, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑपरेटिंग इन द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसी का शॉर्ट फॉर्म है, मैक सब लेयर। ये बेसिकली सब लेयर होती है किसकी, डेटा लिंक लेयर की, इन OSI मॉडल। अब देखो इस लाइन से पूरी बात हमारी क्लियर हो गई। क्या OSI मॉडल में एक लेयर है, कौन सी, डेटा लिंक लेयर। उस डेटा लिंक लेयर की सब लेयर है मैक लेयर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। उसमें जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। इन दोनों लाइनों में दोनों का मतलब बताया, इसमें मैंने आपको क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया है। अब देखिए ये प्रोटोकॉल्स होते कौन कौन से हैं, पूरी कंप्लीट टेबल में आपको बता देता हूं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स बेसिकली तीन कैटेगरी में होते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। इनके फिर से क्लासिफिकेशन है। रैंडम एक्सेस में कौन कौन से आते हैं, अलोहा, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA CD, CSMA CA। अभी मैं आगे डिटेल में सबको डिस्कस करूंगा। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, और चैनलाइजेशन में FDMA, TDMA, CDMA। आप चाहें तो फुल फॉर्म यहाँ पर समझ लीजिए। ये होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। इधर अलोहा, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस। CA मींस कॉलिजन अवॉइडेंस। और अलोहा का फुल फॉर्म अभी मैं बताता हूँ, हवाई में डेवलप हुआ था। अभी मैं अलोहा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वहीं पे ही बता देता हूँ अलोहा का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ये सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अलोहा को। अलोहा से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस और चैनलाइजेशन क्या होता है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स वो होते हैं असाइन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी टू ऑल कनेक्टेड नोड्स। इसका मतलब क्या है कि सभी नोड्स की या सभी डिवाइसेस की प्रायोरिटी यूनिफॉर्म रहेगी, सेम। मतलब कोई भी कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ऑल हैव सेम प्रायोरिटी। कंट्रोल्ड एक्सेस क्या कहता है, ओनली वन नोड टू सेंड डेटा एट अ गिवन टाइम। यहाँ पे कंट्रोल कर दिया हमने कि एक गिवन टाइम पर एक ही नोड डेटा सेंड कर सकता है। चैनलाइजेशन का मतलब
set of methods by which available bandwidth is divided among different nodes for simultaneous data transfer। इसमें मतलब क्या है कि हमारी जो बैंडविड्थ होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बहुत से स्लॉट्स में या बहुत से नोड्स के बीच में, जिसके थ्रू ये साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक एफडीएम हमने बताया था ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग चैनलाइजेशन। तो ये मैंने इनकी डेफिनेशन बता दी। अब देखते हैं भाई अलोहा क्या होता है। अलोहा हमारा दो फॉर्मेट में आता है, एक होता है प्योर अलोहा और एक होता है स्लॉटेड अलोहा। दो फ्लेवर में है, ठीक। तो पहले प्योर अलोहा देखते हैं, इसके बाद स्लॉटेड। फुल फॉर्म एडवोकेट्स ऑफ लाइनेक्स ओपन सोर्स हुआई एसोसिएशन। ये बेसिकली आप फुल फॉर्म कह लीजिए या फुल फॉर्म ऐसे एज इट इज नहीं कहेंगे, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लाइनेक्स ओपन सोर्स हुआई एसोसिएशन ने मिलके बनाया था, ठीक है ना। तो एडवोकेट्स ऑफ लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अलोहा के एक तरीके से कुछ जगह फुल फॉर्म लिखने को मिलता है, जनरली ये अलोहा के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए प्योर अलोहा क्या है। जो प्योर अलोहा है ये आपका रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें कोई भी डेटा कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है कोई भी यूजर, है ना। तो इट इज अ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल इन विच यूजर कैन ट्रांसमिट एट एनी टाइम। सभी की प्रायोरिटी सेम रहेगी, मतलब whenever a user has a frame to send, it simply transmit the frame। मतलब जिस यूजर को भी डेटा सेंड करना है वो कुछ नहीं देखेगा, आप डायरेक्टली सेंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ये देखिए फिगर बना हुआ है प्योर अलोहा के लिए। इसमें देखिए ये बेसिकली अलोहा हमने अभी लास्ट वीडियो में आपको एजम्पशंस बताए थे, तो ये कॉन्टिन्यूअस और स्लॉटेड टाइम पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कॉन्टिन्यूअस टाइम स्लॉट है, स्लॉट मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइम में है, यहाँ स्लॉट डिवाइडेड नहीं है इसके, है ना। तो ये टाइम है और ये यूजर्स हैं ABCDEF जो कि डेटा सेंड करेंगे, ठीक। अब इसमें आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि ABCDEF जिसके पास भी डेटा होगा वो अपना सेंड करता जाएगा कभी भी। अब आगे देखिए, व्हेन 2 और मोर नोड्स ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली, अगर 2 या 2 से ज्यादा यूजर एक साथ डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉलिजन एंड फ्रेम्स आर डेस्ट्रॉयड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताया था कि अगर दो फ्रेम कोलाइड कर जाते हैं तो वो दोनों डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे देखिए ये वाला फ्रेम क्लियर है, ये वाला फ्रेम क्लियर है, किसी के साथ कोलिजन नहीं। ये वाला फ्रेम देखिए, इसका ये वाला पोर्शन इसके साथ कोलाइड कर गया है, तो ये फ्रेम भी डैमेज हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये फ्रेम भी डेस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये इसके साथ क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये देखिए अगेन फिर कोलाइड कर गया ये वाला इसके साथ, तो ये दोनों फ्रेम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी कोई भी डेटा ट्रांसमिट करे तो फिर कोलिजन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। इन प्योर अलोहा सेंडर विल एक्सपेक्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। इसमें क्या है कि जब भी कोई पैकेट सेंड किया जाएगा, फ्रेम सेंड किया जाएगा, फ्रेम होते हैं जनरली, तो ये क्या करते हैं, जब अगर प्रॉपरली पहुंच जाएगा तो रिसीवर से ये एक्नॉलेजमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट आएगी। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ऐसा थोड़ी कि एक्सपेक्ट करता ही रहेगा, वेट करता ही रहेगा, एक टाइम लिमिट होती है, तब तक ये अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है देन द सेंडर नोड एज्यूम दैट फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अगर एक्नॉलेजमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम में नहीं मिलती है तो सेंडर क्या समझता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है, भले ही रीजन कुछ भी रहा हो, ट्रैफिक में हो, अभी बीच रास्ते में हो, कुछ भी हो, बट सेंडर ये सोचता है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है और फ्रेम को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इफ द फ्रेम इज डिस्ट्रॉयड बाय कोलिजन नोड वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, एक टाइम तक वेट करेगा, देन सेंड इट अगेन, दोबारा से सेंड कर देगा। दिस वेटिंग टाइम मे बी रैंडम, ये वेटिंग टाइम जो है ये रैंडम टाइम होता है, अदरवाइज द सेम फ्रेम्स विल कोलाइड मल्टीपल टाइम्स। अब देखिए क्या है, सपोज करो इसने 2 मिलीसेकंड तक वेट किया और इसने फ्रेम भेजा, वो कोलाइड कर गया,
अगली बार फिर उसने 2 मिली सेकेंड वेट किया, तो हो सकता है कि 2-2 मिली सेकेंड में कोई और दूसरा सेंडर सेंड कर रहा हो, इस वजह से कोलाइड हो रहा हो। तो ये फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये वेटिंग टाइम जो होता है ये क्या होता है, रैंडम नंबर होता है कि रैंडम टाइम तक वेट करेगा, अदरवाइज द सेम फ्रेम विल कोलाइड मल्टीपल टाइम्स, मतलब वही फ्रेम्स बार बार कोलाइड करते रहेंगे। ठीक, तो पूरी प्रोसेस ये है, शॉर्ट में बताता हूं। एक तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, कोई बाउंडेशन नहीं, जब भी यूजर के पास डेटा हो सेंड करिए। अगर दो या दो से ज्यादा नोड साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कॉलिजन मिल सकता है और कोलाइड फ्रेम क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब प्योर अलोवा में सेंडर क्या करता है, वेट एक्सपेक्ट करता है रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट की। अगर एक रैंडम अमाउंट तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो सेंडर क्या समझता है कि फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया, और अगर फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया है तो वेट करने के बाद उसको दोबारा से सेंड करेगा। ये इसकी पॉइंट हुए। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म देखते हैं। इसमें एक होता है वल्नरेबल पीरियड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम इंटरवल ओवर विच टू पैकेट्स कैन ओवरलैप एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर। मतलब वो टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसमें दो पैकेट ओवरलैप कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर। बात समझ में आ गई? वो टाइम पीरियड जिसमें दो पैकेट ओवरलैप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल पीरियड या वल्नरेबल टाइम। तो प्योर अलोवा के सेंस में जो वल्नरेबल टाइम होता है वो 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम होता है। ये याद रखने वाली बात है, 2 टी है और ये सफिक्स में टी है। ठीक, ऐसे लिख लीजिए 2 टी और सफिक्स में टी, ट्रांसमिशन टाइम। ठीक, अब ये कहां से निकल के आया, इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बताता हूं, ये आपको समझने वाली चीज है। ये देखिए फिगर, इसमें देखिए एक फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है और ये फ्रेम 3 है। ठीक, अब जाहिर सी बात है ये फ्रेम 3 का इतना पोर्शन देखिए कोलाइड कर रहा है इसके साथ और ये कोलाइड कर रहा है इसके साथ। अगर ये T0 पे ट्रांसमिशन शुरू हुआ है और इसका ट्रांसमिशन T0 प्लस टी पे शुरू हुआ है और इसका अगर T0 प्लस 2T पे शुरू हुआ है तो ये टाइम पीरियड कितना है, T0 प्लस टी, तो ये हो गया T, और T0 प्लस टी और T0 प्लस 2T, तो ये टाइम कितना है, ये भी T है। तो आपको मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए कि फ्रेम जो है कोलाइड ना करे, तो वेलनरेबल टाइम फॉर फ्रेम 3 इज क्या, 2T। ठीक है ना। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखिए ये है हमारा कोई ग्राफ, ठीक ठीक है। इसमें देखिए हमने एज्यूम किया कि ट्रांसमिशन टाइम सपोज करो 2 मिली सेकेंड का है, मतलब एक फ्रेम ट्रांसमिट होने में 2 मिली सेकेंड का समय ले रहा है। ठीक है, अब मैंने देखा कि फ्रेम ए, एक मैंने फ्रेम लिया, सपोज करो फ्रेम ए, ये हमारा सपोज करो ये स्टार्ट करता है 2.001 मिली सेकेंड पे फ्रेम को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है, तो ये एंडिंग कितने पे खत्म करेगा, 4.0 बाई ट्रांसमिशन टाइम कितना है 2 मिली सेकेंड है ना। तो ए जो है अगर 2.001 पे मिली सेकेंड पे ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है तो एंडिंग कहां पर होगा, 4.001। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई फ्रेम आएगा तो वो कोलाइड कर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैंने सपोज करो एज्यूम किया एक यूजर बी मैंने देखा कि ये 4 मिली सेकेंड पे ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। मैं बी लिखता हूं। अब बी ने क्या किया, 4 से 6 के बीच में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं यहां पे बना देता हूं 4 से 6। ठीक, तो ये कितने पे एंडिंग कर रहा था, 4.001 पे, और ये स्टार्टिंग कितने पे हो गई, 4 पे। तो इसकी टेल और इसका हेड, ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे ना, तो ये दोनों फ्रेम डैमेज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब सपोज करो एक यूजर सी है जो कि डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, सपोज करिए 5.99 मिली सेकेंड पे। ठीक है, तो ये कहां तक ट्रांसमिट करेगा, 7.99 मिली सेकेंड पे। ठीक, अब देखिए, अब अगर आप 4.6 यहां पर आया
और 5.99 पे आपने सी पैकेट भेजा, तो ये टाइम पीरियड कितना है 6, और ये स्टार्ट कितना कर रहा है 4.99 पे 5.99 पे, तो इसकी टेल और इसकी टेल आपस में कोलाइड कर जाएगी, है ना। तो अब देखिए ऐसा कितने टाइम तक वेट किया जाए कि ये फ्रेम कोलाइड ना हो। तो देखिए ये यूजर ए था और ये सपोज करो ए का है पैकेट, ये बी है और ये सी है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसने ट्रांसमिशन अगर 2.001 से शुरू किया है और 6.001 है या 2 से 2 है और 2 मिली सेकेंड का ये दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर 2 से लेकर, मैं यहां लिख देता हूं, 2 से लेकर 6 तक, है ना, 2 से लेकर 6 तक आपको वेट करना पड़ेगा कि इसके बीच में अगर आप पैकेट भेजोगे तो पैकेट आपका कोलाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 to 6 के बीच में अगर पैकेट भेजोगे तो ये कोलाइड कर जाएगा, लेकिन 6 के बाद अगर भेजोगे तो फिर कोलिजन नहीं मिलेगा। तो 2 - 6 कितना हो गया, 2 to 6 की वैल्यू 6 - 2 कितना हो गया 4, और ट्रांसमिशन टाइम कितना दिया गया था 2 मिली सेकेंड का। तो ये क्या करता है 2 into ट्रांसमिशन टाइम जो आपका दिया गया है, ये वल्नरेबल टाइम होता है कि ये मैक्सिमम इंटरवल है, इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप पैकेट भेजोगे तो कोलिजन के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो आपको समझ में आ गया ये 2t कहां तक आया। ठीक है, अब देखिए वल्नरेबल टाइम प्योरलोगा के लिए 2 into t into t। अगर वल्नरेबल टाइम ये है तो एवरेज नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अटेम्प्ट कितना हो जाएगा, सेम 2g। g क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस। ठीक है, g हो गए नंबर ऑफ स्टेशंस, तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अटेम्प्ट कितना हो जाएगा 2g। अब देखिए ये कहते हैं कि इफेक्टिव मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन 18.4%। अब ये कैसे निकलता है, जरा इसकी कहानी समझिए। ये इसी से रिलेटेड है जो 2 into मैंने t बताया है। ये वल्नरेबल टाइम का कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्योर लोहा के केस में वल्नरेबल टाइम होता है 2 into फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। ठीक, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखो जो भी हम अलोहा में ट्रांसमिशन देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, देखो ये जब आप चैनल बनाते हैं और पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो कितने पैकेट कोलाइड करेंगे या कितने पैकेट हमारा सेफली पहुंच जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पी आर प्रोबेबिलिटी, पी आर मीन्स प्रोबेबिलिटी, के फ्रेम्स, के मतलब फ्रेम्स, अभी मैं लिख दूंगा g to the power k e to the power minus g अपॉन फैक्टोरियल k। अब देखो इसका मतलब क्या है, पी आर क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, g है हमारा, चलो g लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टेशंस जो कि ट्रांसमिट करेंगे डेटा को, के फ्रेम्स मींस के फ्रेम्स क्या है, अटेम्प्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे ट्रांसमिशन के लिए, है ना। तो इस फॉर्मूले से क्या बेसिकली ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने सुना होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ये देखूं कि प्रोबेबिलिटी फॉर नो फ्रेम्स बीइंग इनिशिएटेड बाय कोलिजन कब मिलेगा, जब नया फ्रेम इनिशिएट करेगा ट्रांसमिट करने के लिए। अगर नया फ्रेम इनिशिएट नहीं होगा तो कोलिजन नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर नो फ्रेम्स बीइंग इनिशिएटेड, इसके लिए क्या होगा, k की वैल्यू आप इसमें 0 रख दीजिए। ठीक, तो g to the power 0 और e to the power minus 2g। 2g कहां से आया, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है 2 into ट्रांसमिशन टाइम और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 into g, है ना। तो अपॉन फैक्टोरियल 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 हो जाएगा, e to the power minus 2g। ठीक, अब देखिए एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, याद रखने वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 फ्रेम्स के लिए e to the power minus 2g। अब दूसरा थ्रोपुट निकालने को और बोला जाता है, थ्रोपुट।
अच्छा, इसमें ई क्या है ये समझ लीजिए। जो ई है ये एक्सप्रेशन होता है, आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ई टू द पावर या ई की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट दिया होता है, तो वही ई ये है एक्सप्रेशन वाला, ठीक है। थ्रूपुट जो होता है एस इक्वल टू, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास जो नोड्स हैं वो अगर जी हैं, जी नोड्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जी इंटू सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, तो जी इंटू पी आर ऑफ जीरो। भाई थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन थ्रू अ नोड। तो अगर नोड आपके पास ट्रांसमिटर जो ट्रांसमिट करेंगे वो जी है और सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी पी आर जीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस इक्वल टू निकल के आता है जी इंटू ई टू द पावर माइनस 2g। ये थ्रूपुट होता है किसके केस में, प्योर अलोहा के केस में। अब देखो इसमें समझने वाली चीज ये है कि जब हम इस फॉर्मूले में g इंटू ई टू द पावर माइनस 2g में जब हम g की वैल्यू रखते हैं 0.5, 1, 1.5 इस तरीके से रखते चले जाते हैं, है ना, तो ई तो हमारा कौन, ई टू द पावर माइनस 2, वो एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका आता है। सॉरी, क्लियर बना देता हूं, अभी आपको मैं एग्जैक्ट डायग्राम बता दूंगा, दिखा दूंगा, कुछ इस तरीके से आता है। तो जो अभी भी ठीक नहीं बना है, एक पॉइंट पे मतलब मैक्सिमम जाएगा और फिर कम होने लगेगा, ऐसे कर लीजिए, हाँ ठीक है। तो ये अगर g है और ये इस यहाँ पे g को रखूं और s थ्रूपुट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, तो g की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब थ्रूपुट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो ये जो g की वैल्यू होती है ये होती है 0.5 या 1/2 पे, 0, 1/2, 1 इस तरीके से हम वैल्यू रखते कर जाते हैं, तो g इक्वल टू 1/2 पे जो हमारा थ्रूपुट होता है वो मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, 18.4, तो उसकी वैल्यू आएगी 18.4% कह लीजिएगा, या फिर वैल्यू जो आती है 0.184। ये वैल्यू कैसे निकली है, इस इक्वेशन में s इक्वल टू जी की वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2e। जब आप कैलकुलेटर से 1/2e की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 0.184। अगर हम परसेंटेज के टर्म में कहें तो निकल के आता है 18.4%। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर अलोहा में केवल 18.4% फ्रेम्स ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुली ट्रांसमिट होते हैं, बाकी सारे कोलाइड कर देते हैं या डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल आइडियल केस में, ठीक। तो अब देखिए क्या है, इससे हम एफिशिएंसी मैक्सिमम इतनी ही ले सकते हैं 18.4, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए ये इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं स्लॉटेड अलोहा, जहां पे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारी प्योर अलोहा की मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। अब वापस पहुंचते हैं, तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफेक्टिव चैनल यूटिलाइजेशन इज 18.4%, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब आगे चलते हैं स्लॉटेड अलोहा पे। स्लॉटेड अलोहा में क्या है कि यहां पर देखिए, ये देखिए टाइम को हमने स्लॉट में डिवाइड कर दिया, वहां कॉन्टिन्यूअस था, स्लॉट नहीं थी, ये देखिए छोटे छोटे स्लॉट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज फ्रेम ड्यूरेशन। जो फ्रेम की ड्यूरेशन होगी उसके इक्वल या उससे ज्यादा अमाउंट का हम लोग स्लॉट बना देते हैं, ठीक। अब ये स्लॉट बन गए। फ्रेम ट्रांसमिशन कैन ओनली स्टार्ट एट बिगिनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट। फ्रेम ट्रांसमिशन हमेशा जब स्लॉट की स्टार्टिंग होगी वहीं से ही शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। इस पॉइंट को पहले देख लीजिए। इफ एनी स्टेशन मिसेस द टाइम स्लॉट, किसी टाइम स्लॉट को मिस कर देता है तो क्या करता है, स्टेशन हैज टू वेट, उसे वेट करना होगा until द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। जब तक नेक्स्ट टाइम स्लॉट नहीं आ जाएगा तब तक फिर वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम स्लॉट जब मिलेगा तभी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। कोलिजन डेस्ट, अब क्या होगा, सभी अपने अपने स्लॉट में ट्रांसमिशन करेंगे। एक कंडीशन और लगी होती है इसमें, एंड ओनली वन फ्रेम इज सेंड इन ईच स्लॉट। एक स्लॉट में एक ही फ्रेम सेंड किया जाएगा, दो नहीं। आप देखिए इस स्लॉट में एक फ्रेम ये है,
इसमें ये है ना। तो अब क्या होगा, कॉलिजन खत्म हो जाएगा। केवल कौन से फ्रेम कोलाइड करेंगे, जब कोई दो स्टेशन सेम टाइम पे ट्रांसमिशन करेंगे, है ना। तो कॉलिजन डिस्ट्रॉयज ओनली दोज पैकेट्स ट्रांसमिटेड एट बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट। फॉर एग्जाम्पल, इस स्लॉट पे ए ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया और इसी स्लॉट में सी ने भी स्टार्ट कर दिया, तो ये कॉलिजन मिलेगा। एक और बार देखिए, यहां पर देखिए, सपोज करो इसी टाइम स्लॉट पे बी ने भी स्टार्ट कर दिया और डी ने भी स्टार्ट कर दिया, तो ये दोनों फ्रेम कोलाइड कर देंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो चूंकि बीच में और कोई ट्रांसमिट करेगा ही नहीं, तो इसके कोलिजन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो प्योर अलोहा के कंपैरिजन में इसमें कोलिजन्स कम मिलेंगे। अब देखिए, यहां पे वल्नरेबल टाइम पीरियड क्या होगा, यहां वल्नरेबल टाइम पीरियड जो है वो आपका फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम ही होगा। वजह देखिए, ये था, ये फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, तो बीच में तो कोई फ्रेम ट्रांसमिट होगा ही नहीं, तो इसलिए हमें आगे रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो केवल और केवल जो फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम है वही इसका वल्नरेबल टाइम होगा। अब देखिए, इसका इफेक्टिव मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन क्या है, 36.8%, है ना। अब देखिए जरा, इसको भी कैलकुलेट करके हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे आया। वही फॉर्मूला लगेगा सेम जो हमने प्योर लोहा में लगाया था। क्या, अब मैं केवल प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो की वहां पर क्या थी, e टू द पावर -2g था ना वहां पर, क्यों, वल्नरेबल टाइम 2t था, यहां पर केवल t है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -g। चलो मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये होता है g टू द पावर k e टू द पावर -g अपॉन फैक्टोरियल k। नो फ्रेम्स इनिशिएटेड, तो PR0 की वैल्यू k की जगह पर 0 रख दीजिए, g टू द पावर 0 e टू द पावर -g, यहाँ 2g नहीं होगा क्योंकि वल्नरेबल टाइम t2t नहीं होता है ना, अपॉन फैक्टोरियल 0। तो PR0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे हमारा प्रोबेबिलिटी PR0 क्या हो जाएगा, e टू द पावर -g। तो ये चीज ये हो गई। अब इसमें जो हम लोग थ्रूपुट निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेशंस मल्टीप्लाइड बाई PR ऑफ 0, तो इसका थ्रूपुट निकलेगा g इंटू e टू द पावर -g। ठीक, अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो मैक्सिमम जब हम चैनल यूटिलाइजेशन निकालेंगे, तो g की वैल्यू जो हम रखते हैं, तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम जो आता है, जब हम g की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा निकल के आता है क्या, s इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर -1, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो आती है 0.364। तो मैक्सिमम जो चैनल थ्रूपुट इसमें निकल के आता है वो आता है 0.364, या हम परसेंटेज के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 36.4%। ठीक है ना। अगर g की वैल्यू 0, 0.51, 1.5 जब हम रखते हैं तो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन मिलता है वो 0.364%। तो प्योर अलोहा में कितना था, 18% के आसपास, है ना। सॉरी, ये आती है 0.368, क्योंकि वहां पर 18.4 था, तो ये 0.368, ये हो जाता है 36.8%। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई। इसका प्रोबेबिलिटी ये हुआ और थ्रूपुट ये हुआ, मैक्सिमम एफिशिएंसी इतनी निकल के आती। तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफेक्टिव मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन इज 36.8%। बाकी चैनल, बाकी कम, मतलब जो हमारे फ्रेम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए, इसी में मैंने यही शॉर्ट में लिखा हुआ है काम की चीज, जो इसका P0 आता है, प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेम डू नॉट सफर फ्रॉम अ कॉलिजन इज गिवन बाय प्योर, ये अलोहा मतलब प्योर अलोहा है ना, ये प्योर अलोहा के लिए लिखा हुआ है। केवल अलोहा लिखो, दैट मीन्स वो प्योर अलोहा है, e टू द पावर -2g, और स्लॉटेड के केस में e टू द पावर -g। रीजन मैंने बता दिया। थ्रूपुट पर फ्रेम टाइम g इंटू e टू द पावर -2g, और स्लॉटेड केस में g इंटू e टू द पावर -g। ठीक, तो ये थ्रूपुट का फॉर्मूला होगा और ये प्रोबेबिलिटी के लिए। अब देखो, इसके मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगी कि ये वर्क कैसे करता है। एग्जाम में थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल 2-3 देख लेते हैं। ठीक, ये सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है ना, तो उसी से हम लोग
मैंने क्वेश्चन ये उठाए हुए हैं, देखो एक करके उठाते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्लॉटेड अलोहा, तो स्लॉटेड अलोहा दिया गया, ठीक है, विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, सो दैट 10% ऑफ स्लॉट्स आर आइडियल, 10% स्लॉट आइडियल है। व्हाट इज द चैनल लोड, सॉरी एल लिखा हुआ, चैनल लोड एंड व्हाट इज थ्रूपुट, है ना। देखिए ये जो दिया गया 10%, इसका मतलब क्या दी गई, ये प्रोबेबिलिटी PR0 जो मैंने डिस्कस किया था ना, दैट इज 10%, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा 0.10, है ना। तो ये स्लॉटेड अलोहा के केस में मैंने PR0 की का फॉर्मूला क्या बताया था, PR0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस g। तो इसका मतलब क्या है, e टू द पावर माइनस g इक्वल टू 0.10। तो g की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, माइनस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग, उसको ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 0.10। भाई जी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा, ई का रिवर्स क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 0.10। तो इससे हमारी जो जी की वैल्यू निकलेगी वो जी की वैल्यू आएगी 2.303। तो चैनल लोड क्या हो गया, 2.303, ये जी की वैल्यू हो गई। अब थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एस इक्वल टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी। तो 2.303 इंटू ई टू द पावर माइनस 2.303, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा इसकी वैल्यू, है ना। तो 2.303 इंटू ई टू द पावर माइनस 2.303 की वैल्यू आएगी 0.0999। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 0.1, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2303। तो पॉइंट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिएगा, अगर परसेंटेज के टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 23.03%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और 23.03%, ये क्या हो गया, थ्रूपुट, ठीक, और लोड ये है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अलोहा यूजर नेट, इसमें 19.2 kbps चैनल कैपेसिटी दी गई है फॉर सेंडिंग मैसेज पैकेट ऑफ 100 बिट लॉन्ग साइज, ठीक है ना। जो पैकेट का साइज है वो 100 बिट का है। कैलकुलेट द मैक्सिमम थ्रूपुट फॉर प्योर अलोहा नेटवर्क। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा थ्रूपुट का, ये वाला लगेगा जो मैंने हर बार डिस्कस करता हूं, थ्रूपुट इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। ये मैंने बताया था ना, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। तो एफिशिएंसी आपको मालूम है, ये अलोहा लिखा है प्योर अलोहा, तो इसकी एफिशिएंसी मैंने बताई थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है 0.184, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम थ्रूपुट पूछा है 0.184 इनटू बैंडविड्थ आपको दी गई है 19.2 kbps। तो 19.2 kbps, ध्यान रखना थ्रूपुट भी kbps में आएगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.184 इंटू 19.2 का, तो ये आपका आएगा 3.5328 kbps। ये हो गया मैक्सिमम थ्रूपुट। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्या, पैकेट साइज कितना दिया गया है, 100 बिट का लॉन्ग साइज है पैकेट का, है ना। मैसेज पैकेट जो है 100 का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज एक और करेंगे कि इस 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इतने पैकेट्स पर सेकंड था, तो अब हम क्या करेंगे 3.5328 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये आ जाएगा 0.035328 किलो पैकेट्स पर सेकंड, क्योंकि केबीपीएस था ना, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, किलो पैकेट्स पर सेकंड, ठीक। तो ये इसकी मैक्सिमम थ्रूपुट हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब प्योर अलोहा नेटवर्क, प्योर अलोहा है, ठीक है, 200 फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक दिस फ्रेम कॉलिजन फ्री। देखिए ये क्या कह रहा है, फ्रेम कितने बिट का है, 200 बिट का, और शेयर्ड चैनल है कितने का, 200 kbps का। तो सबसे पहले आप निकालिए
फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, टी एफ आर, एफ आर लिखिए टी आर लिखिए, टी आर स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन टाइम, एफ आर इक्वल टू फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो ये कैसे निकलेगा, आपका फ्रेम साइज कितना है, सबसे पहले तो लिखिए फ्रेम साइज अपॉन चैनल कैपेसिटी। तो फ्रेम साइज जो हमारा है वो 200 बिट का है, डिवाइडेड बाई चैनल की कैपेसिटी क्या है 200 kbps, बिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। तो 1 क्या है, ये kbps है, तो 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 1 मिली सेकेंड, है ना। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक दिस कोलिजन फ्री। तो प्योर अलोहा केस में मैंने आपको वल्नरेबल टाइम कितना बोला था, वल्नरेबल टाइम बताया था ना मैंने 2 इंटू टी एफ आर। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, मतलब 2 मिली सेकेंड के बाद अगर आप डेटा ट्रांसमिट करोगे तो कॉलिजन नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक टाइप और आता है इतने फ्रेम्स पर सेकेंड, इतने फ्रेम पर सेकेंड के, वो न्यूमेरिकल्स अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।